Hello and welcome to today's class. I am Dr. Niti Rathor, author of the website chempandit.com, जिसके YouTube चैनल पर आप ये वीडियो अभी देख रहे हैं। आज हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ पॉलीमराइजेशन। हमने पहले एक लेक्चर में पॉलीमराइजेशन पढ़ा है और क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर्स भी पढ़ा है। इस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो आप वहां जाकर देख सकते हैं। आज हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ पॉलीमराइजेशन। इसमें हम सबसे पहले हम डिफाइन करेंगे व्हाट इज पॉलीमराइजेशन। ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं। पॉलीमराइजेशन इज अ प्रोसेस इन विच स्मॉल मॉलिक्यूल्स नोन एज मोनोमर्स combine together to form a very large molecule with a very high molecular weight. The compounds formed are known as polymers and the process is known as polymerization. तो इसको लिख लेते हैं process in which या by which एक ही बात है, process in which small molecules combine together to form large molecules, यानी कि बड़े मॉलिक्यूल्स बनते हैं with high molecular weight. With very high molecular weight. ठीक है, तो हम ये कह रहे हैं कि पॉलीमराइजेशन में छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स बहुत लार्ज नंबर में कंबाइन करके पॉलीमर बनाते हैं। ठीक है, तो अब हम ये देख लेते हैं कि पॉलीमराइजेशन की क्या क्या कंडीशंस हो सकती हैं या कितने तरह से पॉलीमराइजेशन हो सकता है। बेसिकली जब हम कह रहे हैं कि बहुत सारे मॉलिक्यूल्स कंबाइन करते हैं, तो यहाँ कोई एक ऐसी सिचुएशन होनी चाहिए, कोई एक ऐसी कंडीशन होनी चाहिए जिसमें ज्यादा मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़ पाएं। नॉर्मली फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपसे कहूं, अगर हम इथीन मॉलिक्यूल लेते हैं, सपोज सबसे जो कॉमन एग्जाम्पल है पॉलीमर का वो है पॉलीइथीन। तो पॉलीइथीन का ये मोनोमर है। ठीक है, अगर हम कहते हैं कि इस इथीन से पॉलीमर बनेगा, यानी हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ इथीन कंबाइन करेंगे साथ में और लॉन्ग चेन कंपाउंड बनाएंगे नोन एज पॉलीइथीन। लेकिन पॉइंट ये है कि ये जो पॉलीइथीन है इसमें सारी वैलेंसी सेटिस्फाइड है कार्बन की, है ना। देखो इस कार्बन की दो वैलेंसी हाइड्रोजन से सेटिस्फाइड है और दो ये डबल बॉन्ड बनाया है इसने इस कार्बन से। ठीक है, सिमिलरली अगर हम देखें तो ये जो कार्बन है इसकी दो वैलेंसी सेटिस्फाइड है दो हाइड्रोजन से और दो इसने ये बॉन्ड बनाए हैं। कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है? 4। दोनों का सेटिस्फाइड है, तो इसमें दूसरा मॉलिक्यूल क्यों जुड़ेगा? नहीं जुड़ेगा, है ना। नॉर्मल कंडीशन में नहीं जुड़ेगा। तो ऐसी क्या कंडीशन होगी जिसमें कि पॉलीइथीन कंपाउंड या पॉलीमर बनेगा? तो वही हम कंडीशंस देखेंगे, कंडीशंस फॉर पॉलीमराइजेशन। किस किस कंडीशन में पॉलीमर बनता है, क्या कंडीशन होनी चाहिए। नॉर्मली 3 कंडीशंस होती हैं। नॉर्मली देयर आर 3 वेज और कंडीशंस फॉर पॉलीमराइजेशन। मैंने नॉर्मली इसलिए कहा क्योंकि आजकल स्पेशल तरह के पॉलीमर्स बनाए जाते हैं जिसके लिए अलग अलग कंडीशंस जो है वो मेंटेन की जाती हैं। 3 वेज और कंडीशंस फॉर पॉलीमराइजेशन की लिखती हूं मैं। ठीक है, सबसे पहला जो कंडीशन है वो है ओपनिंग ऑफ अ डबल बॉन्ड। ओपनिंग ऑफ अ डबल
बॉन्ड। इसको हम रीअरेंजमेंट ऑफ अ डबल बॉन्ड भी कह सकते हैं। ठीक है, इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल जो मैंने आपको अभी अभी दिया था, इथीन मॉलिक्यूल। ये तो हम जानते ही हैं कि n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ मोनोमर्स कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म अ पॉलीमर, है ना। नॉर्मली हम n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स शो करते हैं या लिखते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि हमें नहीं पता कि एग्जैक्टली कितने नंबर ऑफ इथीन मॉलिक्यूल्स कंबाइन हो रहे हैं। कुछ हंड्रेड्स भी हो सकते हैं, कई 100 हो सकते हैं, कई हजार हो सकते हैं, कभी कभी लैक्स में भी हो सकते हैं। ठीक है, तो n नंबर ऑफ इथीन मॉलिक्यूल्स। अब यहां पर कंडीशन क्या बनेगी वो हम देखते हैं। डबल बॉन्ड यहां पर है, ये एक बॉन्ड जो है ये रीअरेंज होगा। रीअरेंज होगा इसका क्या मतलब है कि जो 2 इलेक्ट्रॉन्स से ये बॉन्ड बना है वो इलेक्ट्रॉन वापस कार्बन अपना ले लेगा। कार्बन कहेगा भाई मुझे बॉन्ड नहीं बनाना है, मुझे मेरा इलेक्ट्रॉन वापस कर दो। ठीक है, तो वो अपना इलेक्ट्रॉन वापस ले लेगा। जब ऐसा होगा तो क्या होगा? जब ऐसा होगा तो ये 2 फ्री वैलेंसीज हमें मिल जाएंगी, और यही तो हमें चाहिए। ये जो फ्री वैलेंसी मिली है यहीं पर इस तरफ भी बहुत सारे मॉलिक्यूल्स जुड़ जाएंगे और इस तरफ भी बहुत सारे मॉलिक्यूल्स जुड़ जाएंगे। कितने? टोटल n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जुड़ जाएंगे आपस में और बना लेंगे ये वाला पॉलीमर जिसका नाम है पॉलीइथीन, है ना, जिसको हम नॉर्मल बोलचाल में पॉलीथिन कहते हैं, वो है पॉलीइथीन। क्लियर? सेकेंड कंडीशन देख लेते हैं। सेकेंड कंडीशन है बाय ओपनिंग ऑफ अ रिंग। मतलब कि इस कंपाउंड में एक रिंग स्ट्रक्चर होगा और रिंग ओपन होगी और हमें 2 फ्री वैलेंसीज मिल जाएंगी। हमें चाहिए क्या? हमें फ्री वैलेंसी चाहिए ताकि n नंबर ऑफ मोनोमर मॉलिक्यूल्स जुड़ पाए। ठीक है, तो सेकंड आपका बाय ओपनिंग ऑफ अ रिंग। चलिए यहां पर मैं आपको एक एग्जांपल देकर बताती हूं। ये एक मोनोमर है, एक कंपाउंड है नोन एज डेल्टा वेलरोलैक्टोन। ठीक है, नाम इसका आप याद रख लीजिए, डेल्टा वेलरोलैक्टोन नाम है इसका। यहां पर ये एक रिंग स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, इस जगह से ये रिंग ओपन होगी। ठीक है, रिंग ओपनिंग पॉलीमराइजेशन भी कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? रिंग ओपनिंग पॉलीमराइजेशन। तो यहां पर जब यहां से रिंग ओपन होगी तो कैसे लिखेंगे? ये देखिए, एक CH2, दूसरा CH2, तीसरा CH2, चौथा CH2, यानी यहां पर हमारे पास 4 CH2 है। तो हमने लिखा 4 CH2। यहां हम लिखेंगे ये ऑक्सीजन जो यहां से आया है हमारे पास, और यहां हमें मिल गया है कार्बोनाइल ग्रुप। ठीक है, इस तरह से ये रिंग ओपन हो गई और 2 वैलेंसीज हमें मिल गई हैं, फ्री वैलेंसी, ओपन वैलेंसी। तो इस तरह से इस ओपन वैलेंसी पे बाकी मॉलिक्यूल्स आके अटैच हो जाएंगे, टोटल n नंबर ऑफ मोनोमर मॉलिक्यूल्स जुड़ेंगे और ये जो कंपाउंड बनेगा इसका नाम है, या मैं कहूं कि ये जो पॉलीमर है इसका नाम है पॉलीएस्टर। क्या नाम है? पॉलीएस्टर। क्यों है इसका नाम पॉलीएस्टर? बताइए। इसका नाम पॉलीएस्टर क्यों है भाई? COO बॉन्ड है ना, COO जो फंक्शनल ग्रुप है वो किसका है? पॉलीएस्टर का है। ठीक है, तो ये इस तरह से पॉलीएस्टर बन गया। तो इस तरह से 2 कंडीशन हमने पढ़ ली है। पहली कंडीशन ओपनिंग ऑफ अ डबल बॉन्ड, जिसको हम रीअरेंजमेंट ऑफ अ डबल बॉन्ड भी बोलते हैं, और सेकेंड है आपका बाय ओपनिंग अ रिंग। ठीक है, इस तरह से ये 2 कंडीशन है जो चाहिए है पॉलीमराइजेशन होने के लिए, एक पॉलीमर के बनने के लिए। थर्ड कंडीशन देख लेते हैं। थर्ड कंडीशन है बाय यूजिंग मोनोमर्स
having different functional groups. Different functional groups. तीसरा तरीका है ऐसे मोनोमर्स को यूज करने का जिनके पास दो अलग अलग फंक्शनल ग्रुप्स हों। कैसे फंक्शनल ग्रुप्स? जिनके पास एफिनिटी हो एक दूसरे से रिएक्ट करने की, ठीक है, जो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हों, ठीक है। इस तरह से के फंक्शनल ग्रुप वाले अगर अलग अलग मोनोमर्स हम लेते हैं तो भी पॉलीमराइजेशन पॉसिबल है। इसका एग्जाम्पल हम देखते हैं। ये है आपका, इस मोनोमर का नाम है एडिपिक एसिड। क्या नाम है? एडिपिक एसिड। देख लो भाई, इसके अंदर इसकी पहचान है कि इसके अंदर 6 कार्बन एटम्स होते हैं, 4 ये 5वां और ये 6वां। ये तो हम जानते ही हैं कि कार्बोक्सिलिक ग्रुप का और कार्बोनाइल ग्रुप का कार्बन काउंट करते हैं हम, है ना। आपने 11th में पढ़ा हुआ है, 11th में पढ़ा है आपने नोमेनक्लेचर में, ठीक है। तो ये एक कंपाउंड हो गया और एक दूसरा कंपाउंड है जिसका नाम है हेक्सामिथाइलिन डायअमीन। यहाँ पे मिथाइल ग्रुप 6 रहेंगे, हेक्सामिथाइलिन डायअमीन। डायअमीन यानी 2 क्या रहेंगे? NH2 ग्रुप रहेंगे। मैं इसको इस तरह से लिख रही हूं, क्यों लिख रही हूं वो आपको अभी पता चलेगा। तो मैंने इस तरह से क्यों लिखा है, देखिए ये 2 अलग अलग मोनोमर्स हैं जिनके पास 2 अलग अलग फंक्शनल ग्रुप्स हैं, ठीक है। इसका नाम लिख देती हूं पहले, हेक्सा, हमें दिख ही रहा है हेक्सामिथाइलिन डायअमीन, देख के समझ में आ रहा है। यहां पे क्या होगा, ये जो 2 ग्रुप है फंक्शनल ग्रुप, इनके पास एफिनिटी है आपस में रिएक्ट करने की। जब ये रिएक्ट करते हैं तो एक वाटर मॉलिक्यूल इस तरह से रिलीज हो जाता है, निकल जाता है। तो अब आप समझे मैंने क्यों लिखा था ऐसे, ताकि आपको समझ में आए बात, ठीक है। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं और इसको एक और तरीके से लिख सकते हैं, वो ज्यादा सही है लिखने का तरीका। देखिए इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, C डबल बॉन्ड O OH प्लस यहाँ पे आएगा NH और यहाँ पे दूसरा H, ठीक है। इस तरह से हम शो करेंगे कि ये माइनस वाटर मॉलिक्यूल जो है वो निकल जाएगा, माइनस वाटर। यहाँ पर हम लिखेंगे कि एक मॉलिक्यूल वाटर का चला गया, निकल गया, एक मॉलिक्यूल हेक्सामिथाइलिन डायअमीन का और एक मॉलिक्यूल एडिपिक एसिड का, इसमें से निकला एक वाटर मॉलिक्यूल, ठीक है। अब यहाँ पर क्या बन जाएगा, मैं इस तरह से लिख देती हूँ आपके लिए। यहाँ पर हम लिख देते हैं बीच में C डबल बॉन्ड O NH, ये हो गया CONH ग्रुप। क्या हो गया? इसे बोलते हैं अमाइड ग्रुप। क्या बोलते हैं? CONH ग्रुप का नाम है अमाइड ग्रुप। और क्योंकि ये पॉलीमर है तो जो फाइनल कंपाउंड बनेगा वो कहलाएगा पॉलीअमाइड, ठीक है। इसको यहां पर हमें ऐसे लिखना पड़ेगा, इसको ऐसे लिखना पड़ेगा। ये वाला जो मॉलिक्यूल है इसका OH बगल वाले इस मॉलिक्यूल के साथ निकल जाएगा और इसका भी एक हाइड्रोजन निकल जाएगा, ठीक है। तो हमें इस तरह से दिखाना पड़ेगा इसको, ठीक है। ये है एक पॉलीअमाइड और इस पॉलीअमाइड का नाम है नाइलॉन 6,6। याद आया आपको? ये आपने 11th-12th में आपने पॉलीमराइजेशन में नाइलॉन पढ़ा है, ठीक है। ध्यान रखिए प्लीज, नाइलॉन 6,6 है, ये 66 नहीं है। बहुत से बच्चे कहते हैं नाइलॉन 66, पर नहीं, ये नाइलॉन 6,6 है। क्यों? क्योंकि इसके दोनों मोनोमर्स में 6 कार्बन एटम्स हैं। देखिए यहाँ पर 2, 3, 4, सॉरी 4, 5, 6 और यहाँ भी 6, ठीक है। नाइलॉन किसे कहते हैं? जो पॉलीअमाइड्स होते हैं, ऐसे पॉलीमर्स जिनमें अमाइड ग्रुप होता है उन्हें पॉलीअमाइड कहते हैं और पॉलीअमाइड्स को नाम दिया गया है नाइलॉन।
ठीक है, क्लियर। तो ये है तीसरी कंडीशन। इस तरह से हमने पॉलीमराइजेशन की 3 कंडीशंस डिस्कस करी, 3 ऐसी कंडीशंस जिसमें पॉलीमराइजेशन पॉसिबल होगा। अगर ऐसी कोई भी कंडीशन नहीं है तो पॉलीमराइजेशन नहीं होगा, यानी पॉलीमर नहीं बनेगा। ठीक है, अब देखते हैं हम टाइप्स ऑफ पॉलीमराइजेशन। टाइप्स ऑफ पॉलीमराइजेशन। पॉलीमराइजेशन मेनली 2 तरह का होता है, एडिशन पॉलीमराइजेशन एंड कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन। ठीक है, शुरू से ये 2 ही तरह के पॉलीमराइजेशन इनटू एग्जिस्टेंस थे, माने जाने जाते थे। काफी बाद में एक और पॉलीमराइजेशन दिया गया जिसका नाम है कोऑर्डिनेशन पॉलीमराइजेशन। ठीक है, पहले हम लिख लेते हैं। पहले तरह का पॉलीमराइजेशन है एडिशन, एडिशन पॉलीमराइजेशन। दूसरा है कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन। कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन। और जैसा कि मैंने कहा कि तीसरा पॉलीमराइजेशन काफी बाद में ये दिया गया है, इसका नाम है कोऑर्डिनेशन पॉलीमराइजेशन। ठीक है, इसका एक और नाम है और वो है ज़िग्लर-नाटा ज़िग्लर-नाटा पॉलीमराइजेशन। अब भैया आप लोगों ने ज़िग्लर-नाटा कहां सुना है? आपने नेम रिएक्शन में सुना है, क्लास 12th में आपने पढ़ा है ज़िग्लर-नाटा कैटालिस्ट। बिल्कुल सही। ये जो पॉलीमराइजेशन है ये ज़िग्लर-नाटा कैटालिस्ट की प्रेजेंस में ही होता है। ठीक है, और क्योंकि ये ज़िग्लर-नाटा कैटालिस्ट जो है वो एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है बेसिकली, इसलिए इसको कहते हैं कोऑर्डिनेशन पॉलीमराइजेशन। ठीक है, और इससे जो पॉलीमर मिलता है उसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री हम खुद डिसाइड कर सकते हैं। अगर हम चाहें कि हमें आइसो बनाना है तो हम आइसो ही बना सकते हैं, अगर हमें ट्रांस पॉलीमर बनाना है तो हम ट्रांस पॉलीमर बना सकते हैं, इसीलिए कहते हैं कोऑर्डिनेशन पॉलीमराइजेशन। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं एडिशन पॉलीमराइजेशन। तो भाई एडिशन से हमें क्या समझ में आता है? एडिशन यानी जुड़ना, सिंपली जुड़ना। तो एडिशन पॉलीमराइजेशन उस टाइप का पॉलीमराइजेशन है जहां पर मोनोमर मॉलिक्यूल्स सिंपली ऐड होते जाते हैं, जुड़ते जाते हैं मेन चेन में। सिंपल एडिशन, सिंपल एडिशन का मतलब है कि जब ये जुड़ते हैं तब कोई और मॉलिक्यूल रिलीज नहीं होता है। ध्यान रखिए इस बात को। ठीक है, बिल्कुल ध्यान रखिए कि एडिशन पॉलीमराइजेशन में मोनोमर मॉलिक्यूल्स सिंपली आपस में जुड़ते जाते हैं, ऐड होते जाते हैं और लॉन्ग चेन पॉलीमर बनाते हैं। ठीक है, और इस दौरान कोई भी छोटा मॉलिक्यूल रिलीज नहीं होता है और कोई दूसरा कंपाउंड भी नहीं बनता है। ठीक है, तो इसीलिए जो फाइनल पॉलीमर होता है वो मोनोमर का एग्जैक्ट मल्टीपल होता है। जाहिर सी बात है, अगर एक पॉलीमर में कोई मोनोमर मॉलिक्यूल, मान लो कि 100 मोनोमर मॉलिक्यूल्स हैं, तो वो इसका 100 मल्टीपल हो गया कि नहीं? इसी तरह से सपोज कि 50 मोनोमर मॉलिक्यूल मिला के एक पॉलीमर बना रहे हैं तो वो एग्जैक्ट मल्टीपल हो गया, हुआ कि नहीं? ठीक है, एग्जाम्पल हम यहां पर देख लेते हैं। मजे की बात यह है, जितने भी विनाइल मोनोमर्स हैं वो सब एडिशन पॉलीमराइजेशन शो करते हैं। विनाइल मोनोमर्स, ये पोजीशन कहलाती है विनाइल। या तो मैं ये ले लूं या फिर ये ले लूं, डबल बॉन्ड के बगल वाली पोजीशन। ठीक है, तो अगर मैंने यहां पर लिया Cl तो इस मोनोमर का नाम हो जाएगा विनाइल क्लोराइड। ठीक है, हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? n नंबर ऑफ विनाइल क्लोराइड। यहां हम लिखेंगे पॉलीमराइजेशन हो रहा है, जो भी कंडीशन है ना वो हम यहाँ पे शो करेंगे। ठीक है, अब यहां पर हम क्या लिख देंगे बताइए?
यहाँ पर हम ये वैलेंसी ओपन कर देंगे, ये एक वैलेंसी, ये एक वैलेंसी, इस तरह से ब्रैकेट बनाएंगे इसको काटते हुए और लिखेंगे N और इसके आगे लिख देंगे पॉली, तो इसका नाम हो जाएगा पॉली विनाइल क्लोराइड। क्लियर है कितना आसान। और पॉलीमर्स को कैपिटल लेटर्स से डिनोट करते हैं, शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं PVC। आपने ये नाम बहुत सुना होगा, PVC पाइप्स, है ना। पॉलीविनाइल क्लोराइड के पाइप्स मिलते हैं जिनसे गार्डन में वाटरिंग करते हैं। PVC के बहुत सारे आर्टिकल्स नॉर्मली हम घर में यूज करते हैं, ठीक। तो ये बन गया पॉलीविनाइल क्लोराइड। आपने देखा क्या हुआ, यहाँ पर सिंपली एडिशन हुआ है और साथ में कुछ भी नहीं हुआ, ठीक है। मैंने कहा कि सारे विनाइल जो हैं मोनोमर्स एडिशन पॉलीमर बनाते हैं। अगर मैं यहां पर लिख दूं CN तो इसका नाम हो जाएगा विनाइल साइनाइड, विनाइल साइनाइड। और यहां इसका नाम हो जाएगा पॉलीविनाइल साइनाइड भी कह सकते हैं इसको। इसका एक और नाम है, इसको बोलते हैं PAN, पॉली अक्राइलोनाइट्राइल, पॉली अक्राइलोनाइट्राइल। क्यों है इसका ये नाम, क्योंकि विनाइल साइनाइड को अक्राइलोनाइट्राइल भी कहते हैं, अक्राइलोनाइट्राइल भी कहते हैं। तो जब पॉलीविनाइल साइनाइड बनेगा तो उसका नाम हो जाएगा, क्या नाम हो जाएगा, पॉली अक्राइलोनाइट्राइल। उसको पैन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पैन, PAN, पैन। ये भी एक पॉलीमर है और बहुत एक्सटेंसिवली यूज किया जाता है ऑल ओवर, हाउस होल्ड में भी, इंडस्ट्रीज में भी, ऑलमोस्ट हर जगह, ठीक है। पॉलीमर्स हर जगह है, ध्यान रखिए, हमारे चारों तरफ पॉलीमर्स हैं। ये पेन जिस चीज का बना है ये पॉलीमर है, इसके अंदर जो इंक है वो भी एक पॉलीमर है, ठीक है। जिस लैपटॉप से मैं रिकॉर्डिंग कर रही हूँ वो भी एक पॉलीमर है, ये जो बोर्ड है ये भी एक पॉलीमर है, ठीक है। आप जो बैग कैरी करके कॉलेज जाते हैं, स्कूल जाते हैं, वो बैग भी पॉलीमर का ही बना हुआ है। तो डस्टर मैं यूज कर रही हूँ, ये भी पॉलीमर का बना है। सभी प्लास्टिक्स, सारे प्लास्टिक्स चाहे वो किसी भी क्वालिटी के हों, सभी पॉलीमर्स हैं, ठीक है। देखते हैं सेकंड टाइप ऑफ पॉलीमराइजेशन, जिसका नाम अभी हमने पढ़ा था कंडेंसेशन। कंडेंसेशन पॉलीमर, जब हम केमिस्ट्री में कंडेंसेशन बोलते हैं ना, ये वो कंडेंसेशन नहीं है वाटर साइकिल वाला, जहां पर वेपर्स जो है वो कंडेंस होकर ड्रॉपलेट्स बनाते हैं, है ना, वो नहीं है ये। यहाँ पर कंडेंसेशन का मतलब होता है दो मॉलिक्यूल्स का ऐड होना। सपोज कि ये एक A मोनोमर है, ये B मोनोमर है, ये इन दोनों का ऐड होना, एट द सेम टाइम स्मॉल मॉलिक्यूल्स का रिलीज होना, लाइक वाटर मॉलिक्यूल, लाइक हाइड्रोजन गैस, लाइक अमोनिया, HCl। तो जब भी दो मॉलिक्यूल जुड़ते हैं, दो कंपाउंड्स जुड़ते हैं, है ना, यहाँ पर अगर हम बात करें तो दो मोनोमर जब भी ऐड होते हैं, ज्वाइन होते हैं, और एट द सेम टाइम कुछ स्मॉल मॉलिक्यूल्स लिबरेट होते हैं, रिलीज होते हैं, जैसे कि वाटर, HCl, अमोनिया, हाइड्रोजन गैस, एक्सेट्रा, तब इस प्रोसेस को कंडेंसेशन कहा जाता है। और जब पॉलीमराइजेशन में कंडेंसेशन हो तो वो कहलाता है कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन। थोड़ी देर पहले जो हमने एग्जाम्पल पढ़ा था ना, याद करिए, जहां पर पॉलीअमाइड बना था, वो सबसे मेन एग्जाम्पल है कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन का, ठीक है। तो कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन में ज्यादातर क्या होता है, दो अलग अलग मोनोमर्स होते हैं, ध्यान रखिए, जिनके पास ऐसे फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं जिनके पास एक दूसरे से रिएक्ट करने की एफिनिटी होती है। क्या होती है, एफिनिटी, ठीक है। और इसीलिए ये कंडेंस हो जाते हैं।
जैसे कि हमने अभी पढ़ा था, ये है एडिपिक एसिड, पढ़ा था हमने, वही वाली इक्वेशन मैं फिर से लिखूंगी, एडिपिक एसिड, और यहां पर हम लिखेंगे, हमने कैसे लिखा था अभी, याद करिए कैसे लिखा था हमने, हमने लिखा था C डबल बॉन्ड O और OH, ठीक है। यहां हमने लिखा था HNH, ये क्या है, कौन सा मोनोमर बताइए, हाँ जी, ये है हेक्सामिथाइलीन डाइअमीन, ठीक है। दो ऐसे मोनोमर्स जिनके पास दो अलग अलग फंक्शनल ग्रुप्स हों, जो कि आपस में एक दूसरे के साथ रिएक्ट करने की एफिनिटी रखते हों, तो बनता है कंडेंसेशन पॉलीमर। ध्यान रखिए ये दोनों ही n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं, n नंबर ये भी है, n नंबर ये भी है, ठीक है। तो यहां पर ऐसे लिखेंगे हम -n वाटर मॉलिक्यूल्स, यहां इसको हम जोड़ देंगे, कैसे जोड़ते हैं, C डबल बॉन्ड O NH, कौन सा ग्रुप है बताइए, दिस इज अमाइड ग्रुप, हमने अभी अभी पढ़ा था, CONH को अमाइड ग्रुप कहते हैं। यहां पर CH2 होल 4 N C डबल बॉन्ड O, इस तरह से इसको लिखा जाएगा। यहाँ OH निकल जाएगा बगल वाले मॉलिक्यूल के साथ, और यहाँ पे N निकल जाएगा दूसरे मॉलिक्यूल के साथ, ठीक है। तो ये बन गया N, ठीक है। तो इसको क्या कहते हैं, इसका नाम क्या है, नाइलॉन 6 क्योंकि इसके दोनों ही मोनोमर्स में 6 कार्बन एटम्स हैं, दैट इज वाई दिस इज नोन एज नाइलॉन 6 नाइलॉन 6 क्या है, बेसिकली सभी नाइलॉन्स जो हैं ये पॉलीअमाइड्स हैं, पॉलीमर्स जिनमें अमाइड ग्रुप है, पॉलीमर्स जिनमें अमाइड ग्रुप है वो कहलाते हैं पॉलीअमाइड्स, और इनको एक जेनरिक नाम दिया गया है नाइलॉन्स, ठीक है। नायलॉन के सॉक्स हम पहनते हैं, नायलॉन की रस्सियां मिलती हैं मार्केट में जो हम मोस्टली यूज करते हैं घर में, वो नायलॉन से बनी होती हैं। नायलॉन की सिरिंज होती है, क्योंकि नायलॉन क्या है, नायलॉन जो है ये स्टेरिलाइजेबल है, ये इसकी बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि नायलॉन स्टेरिलाइजेबल होते हैं, इसलिए जो सिरिंज है वो नायलॉन से बनती है, जो ग्लव्स डॉक्टर्स पहनते हैं वो भी नायलॉन से बनते हैं, ठीक है। तो ये है आपका सेकेंड टाइप ऑफ पॉलीमराइजेशन, कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन। ये मैंने आपको एक एग्जांपल बताया है। इस तरह से पॉलिएस्टर जो बनता है वो भी कंडेंसेशन से बनता है। जो आपका वो बनता है, जो पेट जार्स आपने देखे हैं जो किचन में यूज होते हैं, पेट जार्स पर्ल पेट के मिलते हैं, है ना, इसको डैक्रॉन भी कहते हैं। पेट जार, PET पेट यानी पॉलीइथाइलिन टेरेफ्थैलेट, इसी को डैक्रॉन भी कहते हैं, ठीक है। वो भी एक पॉलीमर है और कंडेंसेशन पॉलीमर ही है, ठीक है। लास्ट है हमारा जिगलर नाटा पॉलीमराइजेशन, ठीक है। जिगलर नाटा पॉलीमराइजेशन वाज एक्चुअली गिवन बाय मार्क जिगलर एंड ग्विलो नाटा in 1953, और उनके इस वर्क के लिए इन दोनों को नोबेल प्राइज मिला in 1963, नोबेल प्राइज। जिगलर नाटा ने एक स्पेशल कैटालिस्ट बताया, एक स्पेशल कैटालिस्ट बनाया, उस कैटालिस्ट का नाम था जिगलर नाटा कैटालिस्ट, और उस कैटालिस्ट के प्रेजेंस में पॉलीमराइजेशन कराने का सबसे बड़ा एडवांटेज जो है वो ये है कि नंबर 1, हम एडिशन पॉलीमराइजेशन जो है बहुत ही माइल्ड कंडीशन में करा सकते हैं, बहुत ज्यादा टेम्परेचर प्रेशर देने की जरूरत नहीं है। दूसरा है कि हम लीनियर पॉलीमर बना सकते हैं। देखिए नॉर्मली क्या होता है, सपोज कि ये लीनियर पॉलीमर की एक चेन है, ये दूसरी चेन है, ये तीसरी चेन है, चौथी चेन है, तो इनके बीच जो पैकिंग होती है ना वो बहुत डेंस होती है, क्लोज पैकिंग होती है।
तो इसकी वजह से ये जो पॉलीमर बनता है इसकी डेंसिटी होती है हाई। क्या होती है? लेकिन अगर ब्रांच चेन पॉलीमर है, अगर पॉलीमर में ब्रांचेस निकल आती हैं तो इनके बीच टाइट पैकिंग नहीं हो पाती है ना? और क्या होता है कि इसके बीच गैप रह जाता है, तो ये जो पॉलीमर बनता है इसकी डेंसिटी लो होती है। ठीक है, तो हाई डेंसिटी वाला जो पॉलीमर है वो ज्यादा यूजफुल है बजाय लो डेंसिटी के, है ना? तो ये इसका सेकंड सिग्निफिकेंस है कि हम लीनियर पॉलीमर बना सकते हैं। और तीसरा सिग्निफिकेंस इसका ये है कि हम स्टीरियो सिलेक्टिव पॉलीमर बना सकते हैं बाय यूजिंग जिगलर-नाटा कैटालिस्ट। इसका क्या मतलब है? स्टीरियो सिलेक्टिव यानी हम स्टीरियो केमिस्ट्री सिलेक्ट कर सकते हैं हमारे पॉलीमर की। यानी अगर हम चाहें तो हम सिस पॉलीमर बना सकते हैं, सिस फॉर्म बना सकते हैं, और अगर हम चाहें तो हम ट्रांस फॉर्म भी बना सकते हैं। ठीक है, सिस फॉर्म हम जानते हैं कौन सा होता है, जिसमें सभी फंक्शनल ग्रुप्स या अल्काइल ग्रुप्स जो मेन कार्बन चेन है इसके एक ही तरफ होते हैं। ठीक है, और ट्रांस में क्या होता है, ये ऑल्टरनेट कार्बन पर दोनों तरफ होते हैं, अबव द प्लेन बिलो द प्लेन, तो उसको हम कहते हैं ट्रांसफॉर्म। क्लियर? इज दैट क्लियर? अब हम देखते हैं कि जिगलर-नाटा कैटालिस्ट है क्या। एक और हम डिस्कस कर लेते हैं और इसका नाम है जिगलर-नाटा पॉलीमराइजेशन। इसके बारे में मैंने आपको ही बताया था, ये एक स्पेशल टाइप का पॉलीमराइजेशन है। ठीक है, स्पेशल टाइप का क्यों है? क्योंकि ये नॉर्मल पॉलीमराइजेशन नहीं है, ये कुछ खास कंडीशंस में और एक खास कैटालिस्ट की प्रेजेंस में ही होता है। ठीक है, तो 1953 में दो साइंटिस्ट कार्ल जिगलर एंड ग्विलियो नाटा ने मैकेनिज्म दिया था एक मेटल कैटलाइज्ड पॉलीमराइजेशन का, मेटल कैटलाइज्ड पॉलीमराइजेशन मेथड का, जिसके और इस काम के लिए इन दोनों को 1963 में नोबेल प्राइज मिला था। ठीक है, 1953 में कार्ल जिगलर एंड ग्विलियो नाटा ने एक मेटल कैटलाइज्ड पॉलीमराइजेशन मेथड दिया, जिस काम के लिए इन्हें 1963 में नोबेल प्राइज मिला। जिगलर नाटा ने एक कैटालिस्ट बनाया, एक मेटल कैटालिस्ट जो बनता है दो चीजों के, दो कंपाउंड के मिलने से। जिगलर नाटा कैटालिस्ट बनता है एक तो ट्रांजिशन मेटल हैलाइड, ट्रांजिशन मेटल हैलाइड प्लस एक ऑर्गेनो मेटालिक कंपाउंड के बीच, ऑर्गेनो मेटालिक कंपाउंड के बीच इन दोनों को रिएक्ट करके बनता है जिगलर नाटा कैटालिस्ट। इन दोनों ही कंपाउंड को एक इनर्ट सॉल्वेंट लाइक हेप्टेन में डिसॉल्व करते हैं, डिसॉल्व करके ये कैटालिस्ट बनाते हैं। इस कैटालिस्ट की खासियत, सबसे बड़ा इंपॉर्टेंस ये है कि नंबर 1 कि हम पॉलीमराइजेशन बहुत ही माइल्ड कंडीशंस में करा सकते हैं, पॉलीमराइजेशन बहुत ही माइल्ड कंडीशंस में करा सकते हैं। ठीक है, यानी कि बहुत हाई टेम्परेचर प्रेशर कुछ देने की जरूरत नहीं है। सेकेंड बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है इस कैटालिस्ट का कि इसकी प्रेजेंस में हम लीनियर चेन पॉलीमर बना सकते हैं, लीनियर पॉलीमर्स। ठीक, क्यों लीनियर पॉलीमर्स बनाना है हमें, क्या इंपॉर्टेंस है इसकी? देखिए, लीनियर चेन पॉलीमर्स में पॉलीमर की चेन्स ऐसी होती हैं, इस तरह से अलग अलग चेन्स जो है वो क्लोजली पैक्ड रहती हैं। ठीक है,
लीनियर पॉलीमर में जो लीनियर चेन्स होती हैं वो बहुत क्लोजली पैक्ड रहती हैं, इसीलिए ऐसे पॉलीमर की कोई पास की हाई डेंसिटी होती है। क्या होती है? हाई डेंसिटी। ऑन द अदर हैंड, अगर पॉलीमर में ब्रांचेस आ जाएं, सपोज इस तरह से, अगर ब्रांचेस आ जाएं तो जैसा कि आप देख सकते हैं इनकी बहुत टाइट पैकिंग पॉसिबल नहीं है। कितना ही टाइट पैकिंग करेंगे आप, बीच में गैप रह जाएगा। इसकी वजह से इस पॉलीमर की डेंसिटी लो रहेगी, ठीक है। और हाई डेंसिटी पॉलीमर ज्यादा यूजफुल होते हैं, इनके ज्यादा यूज होते हैं, ठीक है, ज्यादा काम के हैं। तो इसलिए ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है कि जिग्लर-नाटा कैटालिस्ट की प्रेजेंस में लीनियर पॉलीमर बनता है। लीनियर पॉलीमर हम बना सकते हैं, ठीक है। थर्ड इंपॉर्टेंस है कि हम स्टीरियो सिलेक्टिव पॉलीमर बना सकते हैं। स्टीरियो सिलेक्टिव पॉलीमर, स्टीरियो सिलेक्टिव पॉलीमर यानी हम पॉलीमर की स्टीरियो केमिस्ट्री को सिलेक्ट कर सकते हैं। इसका मतलब है कि अगर हम चाहें तो सिस फॉर्म बना सकते हैं पॉलीमर का, और अगर हम चाहें तो ट्रांस पॉलीमर भी बना सकते हैं, ठीक है। सिस आप जानते हैं, ऐसा मॉलिक्यूल, ऐसा कंपाउंड जिसमें जो फंक्शनल ग्रुप है या जो अल्काइल ग्रुप है वो मेन कार्बन चेन के एक ही तरफ रहता है, इस तरह से, ठीक है। ट्रांस आप जानते हैं, इसमें जो भी फंक्शनल ग्रुप है या अल्काइल ग्रुप है ये मेन कार्बन चेन के दोनों साइड पर ऑल्टरनेट फैशन में अरेंज रहता है, तो इसे बोलते हैं ट्रांसफॉर्म, है ना। तो इस पॉलीमराइजेशन की सबसे बड़ी खासियत यही है कि इससे हम सिस या ट्रांस जो भी पॉलीमर हम चाहते हैं वो हम बना सकते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं कि जिग्लर-नाटा कैटालिस्ट कैसे बनता है। यहाँ पर मैंने कहा कि ट्रांजिशन मेटल हैलाइड और एक ऑर्गेनो मेटालिक कंपाउंड का मिक्सचर होता है ना। एक मिनट, लेट मी रब ऑल दिस। ट्रांजिशन मेटल हैलाइड, कोई भी ट्रांजिशन मेटल आप ले सकते हैं यहाँ पर, क्योंकि ट्रांजिशन मेटल्स के पास वेकेंट डी ऑर्बिटल होती है, इसलिए यहाँ पे ट्रांजिशन मेटल लिया गया है। तो ट्रांजिशन मेटल आप कोई भी लेंगे उसके पास वेकेंट डी ऑर्बिटल मिलेगा, है ना। यहाँ पर मैं ले रही हूँ टाइटेनियम। टाइटेनियम क्लोराइड ले सकते हैं आप, ट्राई क्लोराइड या टाइटेनियम पेंटाक्लोराइड या पेंटाक्लोराइड, कोई सा भी ले सकते हैं, ठीक है। प्लस ऑर्गेनो मेटालिक कंपाउंड में हम ले रहे हैं ट्राई इथाइल एल्यूमिनियम, ये C2H5 इथाइल ग्रुप, ट्राई इथाइल एल्यूमिनियम, ठीक। ऑर्गेनो मेटालिक कंपाउंड क्या होता है? एक ऐसा कंपाउंड जिसमें एक मेटल और कार्बन के बीच डायरेक्ट बॉन्ड होता है, उसे ऑर्गेनो मेटालिक कंपाउंड कहते हैं। तो इस कंपाउंड में कार्बन और एल्यूमिनियम के बीच डायरेक्ट एक बॉन्ड है, ठीक, इसलिए कहते हैं ऑर्गेनो मेटालिक कंपाउंड। तो जिग्लर-नाटा कैटालिस्ट हम बना रहे हैं टाइटेनियम हैलाइड और ऑर्गेनो मेटालिक कंपाउंड के बीच में, ठीक। क्या होता है जब इन दोनों को हम मिक्स करते हैं एक इनर्ट सॉल्वेंट में, इनर्ट सॉल्वेंट यानी कि हेप्टेन ले लेते हैं हम, हेप्टेन में मिक्स करते हैं तो क्या होता है? देखिए ये जो टाइटेनियम है मैं आपको बता देती हूँ कि हमें क्या मिलता है। ट्रांजिशन मेटल हैलाइड एंड ऑर्गेनो मेटालिक कंपाउंड के बीच में एक कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स बन जाता है। क्या बन जाता है? कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स।
ठीक है, ये देखिए आप, टाइटेनियम और एल्यूमिनियम को जोड़ने के लिए यहाँ पर एक तरफ तो एक इथाइल ब्रिज बन जाता है और दूसरी तरफ क्लोरीन जो है ये भी ब्रिज एटम की तरह काम करता है। दो एटम के बीच में को ज्वाइन करने के लिए अगर कोई एक तीसरा मॉलिक्यूल या एटम यूज हो तो इसको ब्रिजिंग एटम बोलते हैं। तो यहाँ पे क्लोरीन भी एक ब्रिजिंग एटम की तरह बिहेव करता है और C2H5 भी एक ब्रिजिंग एटम की तरह बिहेव करता है। ठीक है, तो इसका जो एक क्लोरीन है वो एल्यूमिनियम के साथ टेम्परेरी जुड़ जाता है और ये जो टाइटेनियम है इसके साथ C2H5 इस तरह से अटैच हो जाता है, ये एक कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स बनाता है। ठीक है, इसे हम बोलते हैं एक्टिव कैटालिस्ट। क्या बोलते हैं? यही वो एक्टिव कैटालिस्ट है जिसकी प्रेजेंस में ये पूरा पॉलीमराइजेशन होगा। तो सबसे पहले बनता है एक्टिव कैटालिस्ट, इसके बाद हम आगे का जो पॉलीमराइजेशन है वो शुरू करेंगे। ठीक है, यहां तक बात समझ में आ गई है सबको? ट्रांजिशन मेटल हैलाइड और ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड के बीच के मिक्सचर से जो ये कैटालिस्ट बना है इसी का नाम है जिगलर नाटा कैटालिस्ट। ठीक है, और ये इस वक्त एक एक्टिव कैटालिस्ट है। ये एक्टिव कैटालिस्ट है यानी कि एक एक्टिव सेंटर बन गया है। अब इसके बाद आगे पॉलीमराइजेशन किया जाएगा। ठीक है, क्योंकि हम ये इतना बड़ा मॉलिक्यूल बार बार नहीं लिख सकते हैं इसलिए आगे से हम इक्वेशन में इसका शॉर्ट फॉर्म लिखेंगे। ठीक है, मैं बताती हूँ आपको कैसे। देखिए कैटालिस्ट कैसे बनता है दोनों के बीच में। क्लोरीन 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 क्लोरीन, टाइटेनियम की 1 2 3 4 5 वैलेंसीज हैं, ध्यान रखिए, है ना। तो इस तरह से टाइटेनियम क्लोराइड और ट्राई इथाइल एल्यूमिनियम के बीच ये एक ट्रांजिशन कॉम्प्लेक्स बनता है, एक कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स बनता है और यही कहलाता है जिगलर नाटा कैटालिस्ट और यही कहलाता है, यहाँ पे ये कहलाता है एक्टिव कैटालिस्ट। क्या कहलाता है? तो फिर एक कैटालिस्ट अब एक्टिव हो गया है और अब ये आगे पॉलीमराइजेशन कराएगा। ठीक है, किस तरह से आप देखिए, यहाँ पे C2H5 और क्लोरीन दोनों ही ब्रिजिंग एटम का काम कर रहे हैं। एल्यूमिनियम एंड टाइटेनियम दोनों मेटल को जोड़ने के लिए एक ब्रिज की तरह काम कर रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे में इसको ब्रिजिंग एटम बोलते हैं, इसको और इसको। ये ब्रिजिंग मॉलिक्यूल हो जाएगा, ये ब्रिजिंग एटम। ठीक है, आगे देखते हैं पॉलीमराइजेशन का पूरा प्रोसेस हम देखेंगे आगे। अब हम देखते हैं पॉलीमराइजेशन का पहला स्टेप जो हम जानते हैं, हमेशा पहला स्टेप क्या होता है? इनिशिएशन स्टेप। इनिशिएशन स्टेप में जो हमने एक्टिव कैटालिस्ट लिया था टाइटेनियम, इसको हम इस तरह से लिखेंगे। ठीक है, इसके बाद बाकी मॉलिक्यूल भी है इसके साथ एल्यूमिनियम का, लेकिन उतने बड़े मॉलिक्यूल को हम बार बार नहीं लिखेंगे, इसीलिए हम इसको इस तरह से लिखेंगे। ठीक है, ये हो गया आपका एक्टिव कैटालिस्ट। एक्टिव कैटालिस्ट के साथ हम यहाँ पर
जिगलर-नाटा पॉलीमराइजेशन यूज करके पॉली आइसोप्रोपाइलीन बनाएंगे। क्या बनाएंगे? पॉली आइसोप्रोपाइलीन। ठीक है, तो यहाँ पर हम ये मॉलिक्यूल इसमें ऐड करेंगे। यहाँ पे क्या होगा, मैं यहाँ नहीं लिखूंगी मॉलिक्यूल, मैं आपको यहाँ दिखाती हूँ मॉलिक्यूल बना के। C डबल बॉन्ड CH3 H H H C 3 कार्बन है, 1 2 3, तो ये हो गया प्रोपाइलीन। ठीक है, क्या होगा इनिशिएशन स्टेप में, ये जो एक प्रोपाइलीन मॉलिक्यूल है, एक प्रोपाइलीन मोनोमर जो है, ये इस कैटालिस्ट के साथ रिएक्ट करेगा। ठीक है, क्या होगा, इसके पास जो पाई क्लाउड है, ये पाई क्लाउड टाइटेनियम के पास जो एक वेकेंट डी ऑर्बिटल है, जो वेकेंट डी ऑर्बिटल है उसके साथ ओवरलैप करेगा। ठीक है, ध्यान रखिए कि टाइटेनियम के पास एक वेकेंट डी ऑर्बिटल है, ट्रांजिशन मेटल के पास एक वेकेंट डी ऑर्बिटल होती है, तो इसका जो पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, पाई क्लाउड है, ये इसके डी ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप करेगा। ठीक है, ओवरलैप करेगा, और ये जो स्टेज कहलाएगी, ये जो कॉम्प्लेक्स बनता है इस वक्त, इसको कहते हैं पाई कॉम्प्लेक्स। क्या कहते हैं? ये जो बना इसको कहते हैं पाई कॉम्प्लेक्स। ठीक, इसके बाद एक आती है ट्रांजिशन स्टेज। ट्रांजिशन स्टेज मैं आपको बनाकर दिखाती हूँ। ये ट्रांजिशन स्टेज मैंने क्यों बताई है, क्योंकि इसमें इस इथाइलिन के कार्बन और इस कार्बन के बीच बॉन्ड बनेगा, और इस टाइटेनियम और इस कार्बन के बीच में बॉन्ड बनेगा। तो इसलिए मैंने कहा ये ट्रांजिशन स्टेज क्यों बताया है। ये जो बॉन्ड है, ये बॉन्ड रीअरेंज होगा, जो डबल बॉन्ड है ना, डबल बॉन्ड में से एक बॉन्ड रीअरेंज होगा, और जो फ्री वैलेंसी यहाँ पर आएगी, वो एक उस फ्री वैलेंसी से ये एक इथाइलिन ग्रुप से जुड़ जाएगा, और एक कार्बन इससे जुड़ जाएगा। ठीक है, इसे कहते हैं ट्रांजिशन फेज। क्या कहते हैं? ट्रांजिशन फेज। ये सभी टीचर्स बताते भी नहीं है इस फेज को, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ ताकि आपको प्रॉपर समझ में आए। ठीक है, ये इनिशिएशन हो रहा है, यहाँ पे एक मोनोमर मॉलिक्यूल टाइटेनियम के वेकेंट ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप करता है। उसके बाद ये जो इलेक्ट्रॉन जो बॉन्ड है ये रीअरेंज होता है, फ्री वैलेंसी आती है कार्बन पे, और वो फ्री वैलेंसी एक टाइटेनियम से और एक कार्बन C2H5 से जुड़ता है। ठीक है, तो बेसिकली ये और ओवरलैप होने के बाद ये भी कह सकते हैं कि ये एक मॉलिक्यूल जो है ये टाइटेनियम और इस कार्बन के बीच में इंसर्ट हो जाता है। आ रही है बात समझ में? हम ये भी कह सकते हैं कि टाइटेनियम और कार्बन के बीच ये एक मॉलिक्यूल इंसर्ट हो जाएगा, यहां पर जाके बीच में पहुंच जाएगा। जब ऐसा होगा तो क्या बनेगा वो देख लेते हैं। ये देखिए, टाइटेनियम, ये यहाँ पे आ गया CH2 C C2H5। ये देखिए, ये है आपका, मैं बताती हूँ आपको दूसरे वाले कलर के पेन से। ये देखिए, ये है आपका प्रोपाइलीन मॉलिक्यूल यानी मोनोमर। ये प्रोपाइलीन मोनोमर टाइटेनियम और C2H5 वाला जो कार्बन है इसके बीच में आके इंसर्ट हो जाता है, इसलिए हम कहते हैं यहाँ पे इंसर्शन होता है। ठीक है, इसीलिए मैंने बताया आपको कि ये पॉलीमराइजेशन एक डिफरेंट टाइप का पॉलीमराइजेशन है। नॉर्मली आपने क्या देखा है? नॉर्मली हमने देखा है कि एडिशन पॉलीमराइजेशन में जो चेन है उसके एक एंड पर मोनोमर्स ऐड होते जाते हैं। देखा है आपने? यहाँ पर आपने क्या देखा है कि
जो मोनोमर है वो एंड पर ऐड नहीं हो रहा है, बल्कि वो बीच में आके इंसर्ट हो रहा है, इसीलिए ये एक अलग तरह का पॉलीमर है। ठीक है, तो ये हो गया आपका इनिशिएशन स्टेप। आ रही बात समझ में सबको? ठीक, अब हम देखते हैं सेकंड, प्रोपोगेशन स्टेप। सेकंड स्टेप होता है प्रोपोगेशन, ये हम जानते ही हैं। क्या होता है प्रोपोगेशन स्टेप में? प्रोपोगेशन स्टेप में चेन की लेंथ बढ़ती है ना? जो हमारे इनिशिएशन स्टेप में जो एक मॉलिक्यूल बना है, उस मॉलिक्यूल में सारे n नंबर ऑफ मोनोमर्स ऐड होते हैं और चेन की फुल ग्रोथ होती है। ठीक है, इसलिए कहा गया है प्रोपोगेशन। अब यहाँ क्या बना था, आप फिर से देखो उसको। अभी हमने क्या बनाया था? टाइटेनियम। यहाँ पर हमने दिखाया था जो मॉलिक्यूल इंसर्ट हुआ था, उसको मैं ऐसे लिख देती हूँ, CH2 CH CH3। ये प्रोपाइलीन है, ध्यान रखिए। और ये है आपका C2H5। ठीक है, अब क्या होगा यहाँ पे? यहाँ पे फिर से रीअरेंजमेंट होगा, फिर से इंटरमॉलिक्यूलर रीअरेंजमेंट होगा प्रोपोगेशन स्टेप में, और बार बार एक वेकेंट डी ऑर्बिटल टाइटेनियम के पास आ जाएगी। ठीक है, और हर बार जब एक वेकेंट डी ऑर्बिटल आएगी तो उसमें एक मॉलिक्यूल आके इंसर्ट हो जाएगा। इस तरह से प्रोपोगेशन होगा। सारी बात समझ में? यहाँ पर इंटरमॉलिक्यूलर रीअरेंजमेंट होता है बार बार। इंटरमॉलिक्यूलर रीअरेंजमेंट होने पे बार बार यहाँ पर एक डी ऑर्बिटल जो है वो खाली हो जाती है, वेकेंट डी ऑर्बिटल, और उस ऑर्बिटल में एक मॉलिक्यूल आके ऐड हो जाता है। ठीक है, तो हम इसको ऐसे लिखेंगे, प्लस n नंबर ऑफ प्रोपाइलीन मॉलिक्यूल्स। ठीक है, हम n नंबर ही बताते हैं ना हमेशा। अब क्या होगा ये देखो, मैं ऐसे लिख रही हूं, क्योंकि एक हमारे पास ऑलरेडी है और यहाँ n है, तो हम क्या लिखेंगे बताइए? हम लिखेंगे n+1। एक्सक्यूज मी। यहाँ पर हम लिखेंगे n+1, है ना? अब ये नहीं कहना कि n+1 कहाँ से आया मैम, है ना? ये हमारे पास 1 है, एक मॉलिक्यूल है, एक मोनोमर है, और ये n मोनोमर है, तो n+1 हमको लिखना ही पड़ेगा। और यहाँ पर हम लिख रहे हैं C2H5। ये जो हमारा पूरा जो पोर्शन है ना, इसके साथ एल्यूमिनियम भी है और 2 और इथाइल ग्रुप भी है, ध्यान रखिए, वो हमेशा यहाँ पर है, बस हम इसको बार बार लिख नहीं रहे हैं। ठीक है, इस तरह से प्रोपोगेशन स्टेप में क्या हुआ बताइए? प्रोपोगेशन स्टेप में n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आकर टाइटेनियम और कार्बन बॉन्ड के बीच में इंसर्ट हो गए। ठीक है, इस तरह से प्रोपोगेशन हो गया और पूरी चेन लेंथ जो है बन गई। ठीक, जब हमने देखा कि भाई बहुत सारा मॉलिक्यूल्स जुड़ गए हैं मोनोमर के और काफी लेंथ हमें मिल गई है, इसके बाद हम क्या कर देंगे? पॉलीमराइजेशन को टर्मिनेट कर देंगे, है ना? पॉलीमराइजेशन का थर्ड स्टेप हमेशा होता है टर्मिनेशन। टर्मिनेशन यानी चेन ग्रोथ को रोक देना। ठीक, तो चेन ग्रोथ को रोक देने को हम टर्मिनेशन स्टेप कहते हैं। वो यहाँ पर कैसे होगा वो देख लेते हैं। आखिरी स्टेप है हमारा टर्मिनेशन स्टेप। चेन ग्रोथ को रोक देना। ठीक है, चेन ग्रोथ को रोकने के लिए हम लोग क्या करते हैं? ज्यादातर जो एक्टिव सेंटर होता है, जहां पर n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आके जुड़ रहे हैं, उस एक्टिव सेंटर को हम रिमूव कर देते हैं। ठीक है, तो रिमूवल ऑफ एक्टिव सेंटर इज नोन एज टर्मिनेशन। तो सबसे पहले तो हम बना लेंगे क्या, यहाँ पर टर्मिनेशन काय से होता है मालूम है आपको?
टर्मिनेशन होता है बाय रिएक्टिंग दिस मोनोमर बाय रिएक्टिंग विथ compounds containing with any compound containing active hydrogen, compound containing active hydrogen, एक्टिव हाइड्रोजन यानी जो भी एक पॉजिटिवली चार्ज हाइड्रोजन को डोनेट कर सकता है वो कंपाउंड एक्टिव हाइड्रोजन वाला कहलाएगा। फॉर एग्जाम्पल HX यानी हाइड्रोजन हैलाइड, ठीक है, HCl, HBr हाइड्रोजन हैलाइड से इसका रिएक्शन कराएंगे, ठीक है। चलिए कराते हैं प्लस HX। अब बताइए क्या होगा। देखिए क्योंकि कार्बन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है देन टाइटेनियम, ठीक है, कार्बन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इस यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन पेयर है वो हल्का सा शिफ्ट हो जाएगा कार्बन की तरफ, तो कार्बन पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, पार्शियल नेगेटिव चार्ज हल्का सा, और टाइटेनियम पे आ जाएगा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज हल्का सा। इसीलिए ये HX टूटेगा, इसका X यहाँ चला जाएगा जो कि नेगेटिवली चार्ज है, और H जो कि पॉजिटिवली चार्ज है वो यहाँ आ जाएगा, ताकि इनके चार्जेस जो है वो न्यूट्रल हो पाए, ठीक है। जब ऐसा होगा तो बन जाएगा आपका X यहाँ आ जाएगा और जो हाइड्रोजन है वो इसमें जुड़ जाएगा, और हम क्या करेंगे N+1 का जो 1 मॉलिक्यूल है उसको बाहर निकाल के रखेंगे, अंडर ब्रैकेट में रखेंगे N नंबर ऑफ मोनोमर्स प्लस C2H5। इस तरह से आपको ये मिल गया पॉली आइसोप्रोपाइलीन। क्या मिल गया? पॉली आइसोप्रोपाइलीन, ठीक है। तो ये देखा आपने कि एक स्पेशल टाइप का पॉलीमराइजेशन है जिसमें खास कैटालिस्ट है, एक मेटल कैटालिस्ट है, ठीक है। ये पॉलीमराइजेशन वो मेटल कैटालिस्ट की प्रेजेंस में ही होता है, और जिस तरह का भी हम चाहते हैं वैसा पॉलीमर हम बना सकते हैं। इसके एडवांटेज पढ़ने की जरूरत नहीं है, हम शुरू में ही पढ़ चुके हैं, है ना। इसके मेन जो है वो 3 एडवांटेज है। पहला तो ये कि माइल्ड कंडीशंस में होता है, दूसरा है कि इस मेथड से हम लीनियर पॉलीमर बना सकते हैं, और तीसरा है कि इससे हम स्टीरियो सिलेक्टिव सिंथेसिस कर सकते हैं, यानी पॉलीमर की स्टीरियो केमिस्ट्री को हम चूज कर सकते हैं। हम अगर सिस चाहते हैं तो सिस, और ट्रांस चाहते हैं तो ट्रांस पॉलीमर बना सकते हैं बहुत ही आसानी से। दैट्स ऑल इन टुडेज क्लास। Students, if you have any doubt, do post your doubts in the comment box and I will get back to you. And if you like this video, do like and subscribe my channel and also share with your friends. So see you in the next class. Until then, take care. Bye-bye.